इस क्लास में हम जानेंगे स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन से इवोल्यूशन कैसे हुआ था, लेबर रिलेशन ऑफिसर, पर्सनल मैनेजर और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कैसे बनते हैं। नाउ लिसन, स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई हम स्टाफिंग करने जा रहे हैं ना, तो हम ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है अपने बिजनेस का या अपने इंटरप्राइज का कि हमारे यहाँ टॉप लेवल में कौन लोग होंगे, मिडिल लेवल में कौन लोग होंगे, लोअर लेवल में कौन लोग होंगे, तो उसके हिसाब से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, या इन फ्यूचर कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या होता है, एस्टिमेट करना मैन पावर रिक्वायरमेंट को इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर, हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ये स्टाफिंग प्रोसेस का पहला सबसे मेन आपका स्टेप होता है। और इसमें हम ये डिटरमिन करते हैं कि कितने नंबर और किस टाइप के एम्प्लॉय हमें चाहिए, कितने नंबर ऑफ पीपल, कितने नंबर ऑफ मैन पावर हमें चाहिए। और टाइप का मतलब ये होता है कि ये अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, मतलब कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से कितने चाहिए, किस स्किल में कौन होना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर हमको इस फॉर टेकिंग एग्जाम्पल, अगर हमें स्कूल में क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया कि प्रिंसिपल होंगे, एक वाइस प्रिंसिपल होंगे और उसके बाद जो है इतने आपके टीचर्स होंगे, तो अब नंबर तो पता चल गया, लेकिन टाइप मतलब किस टाइप के होंगे। भाई प्रिंसिपल का ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उसके बाद जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन स्किल होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स का स्पेसिफिक होगा, केमिस्ट्री का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, अकाउंट्स का होगा। ये क्या होता है, आपका टाइप शो करता है। क्या शो करता है, आपका टाइप शो करता है। नाउ लिसन, इसके बाद हम क्या जानेंगे कि जैसे कि टाइप में एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या कि हम जो है वुमेन्स को भी अपने यहाँ एम्प्लॉय करें, सिर्फ मेल डोमिनेटिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जो है फिजिकली चैलेंज लोग भी काम करने चाहिए, हमारे यहाँ जो है बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के भी पीपल काम करने चाहिए, ठीक है। स्पेशल एबिलिटीज़ के लोग, विजुअली हियरिंग इम्पेयर्ड जो होते हैं वो लोग भी काम करें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए स्टाफिंग करते समय। बाय द वे ऐसा कोई बर्डन नहीं है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, लेकिन फिर भी ऐसा करना चाहिए। दूसरा क्या, जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है उनको उनका जॉब डिस्क्रिप्शन मालूम होना चाहिए कि वो आएंगे तो उन्हें करना क्या क्या है। ये नहीं कि बस खाली हमने उनको हायर कर लिया और उनको मालूम ही नहीं है क्या जॉब में हमें क्या परफॉर्म करना है। तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब करे विच टाइप ऑफ जॉब ही विल डू और किस प्रोफाइल पर, किस पोस्ट पर वो काम करेंगे, ये भी उन्हें पता होना चाहिए। तो मतलब कि हम जो पहला स्टेप होता है स्टाफिंग का, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसमें दो चीज़ें हम जानते हैं। पहला क्या, नंबर एंड टाइप, नंबर एंड टाइप के बारे में जानते हैं। ना अब जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है उसको दो पार्ट में हम एनालाइज करते हैं। एक होता है वर्कलोड एनालिसिस और एक क्या होता है आपका वर्कफोर्स एनालिसिस। ये जो वर्कलोड एनालिसिस होता है इसमें हम डिटरमिन करते हैं कि वर्कलोड कितने नंबर ऑफ पीपल हमें चाहिए इस वर्कलोड को कंप्लीट करने के लिए। और वर्कफोर्स क्या डिटरमिन करता है कि ह्यूमन मतलब कि इट शोज द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितने हमारे पास अवेलेबल हैं और इन फ्यूचर कितने लोगों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। हम जब भी क्या करें, एस्टिमेट करें मैन पावर रिक्वायरमेंट को, नंबर और टाइप, तो हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। राइट पर्सन होना चाहिए राइट जॉब पर और राइट टाइम पर, तभी क्या होगा, हम अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर सकते हैं। ओवर स्टाफिंग एनालिसिस करने से फ़ायदा क्या होता है, एनालिसिस करने से ये फ़ायदा होता है, जैसे हमने वर्कलोड की एनालिसिस की कि इतना वर्कलोड है तो इतने वर्कलोड को कितने लोग कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, वर्कफोर्स की एनालिसिस की कि हमारे यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई काम करने के लिए हमको 30 बंदे चाहिए, तो हमारे यहाँ काम करने में लगे हुए हैं कितने लोग, 40 लोग। तो मतलब कि ये वर्कलोड एनालिसिस है और ये क्या है, वर्कफोर्स एनालिसिस है। वर्कलोड में हमने ये देखा कि कितने लोग काम करने वाले चाहिए, ज़रूरत कितने की है और काम कितने लोग कर रहे हैं, ये है वर्कफोर्स एनालिसिस। अब एनालिसिस करने की वजह से हमें क्या पता चला कि हमारे पास ओवर स्टाफिंग है कि अंडर स्टाफिंग है। अंडर स्टाफिंग होगा तो और लोगों को लाना है, ओवर स्टाफिंग है तो या तो उनका ट्रांसफ़र करो या तो फिर उनको निकाल दो, ये करो, ठीक है। कॉस्ट को कम करने के लिए हम ओवर स्टाफिंग से बचते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्या आपका रिक्रूटमेंट। अब हमने पता कर लिया कि हमको कितने की जरूरत है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। और रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि एक इस तरह का प्रोसेस जिसमें हम सर्च करते हैं कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, और हम उनको इनकरेज करते हैं कि they can apply for the particular post which we are giving which we have vacant। मतलब जो हमारे पास वैकेंट है उसके लिए हम क्या करें, उनको हम इनकरेज करें कि आप हमारे यहाँ अप्लाई करिए, और उसके लिए क्या करिए, हम क्या करेंगे, उसमें से सेलेक्ट करते हैं। एंड रिक्रूटमेंट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। अभी हम लोग रिक्रूटमेंट को आगे चैप्टर में डिटेल वे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है, राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखिए, एंड कैंडिडेट का प्रोफाइल हमें पता कर रहना चाहिए कि किस प्रोफाइल का कैंडिडेट हमें चाहिए सिचुएशंस वैकेंट के हिसाब से। भाई सिचुएशन वैकेंट आता है ना, सिचुएशन वैकेंट हम जो है मैनेजर पद के लिए, मैनेजर पोस्ट के लिए हम क्या चाहते हैं, एप्लीकेशन दीजिए, और उसके बाद हम जो है सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। हम सिलेक्शन प्रोसेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएंगे, इंटरव्यू करेंगे, ये वो तमाम तरह की चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। आपको बहुत से बार क्या होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट भी हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका एम क्या होता है, रिक्रूटमेंट टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, ढेर सारे एप्लीकेंट्स आए और अब हम उसमें से क्या करेंगे, सिलेक्शन, मतलब कि चूज़ करेंगे बेस्ट पर्सन, हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को चूज़ करेंगे, बेस्ट पर्सन को चूज़ करेंगे, हु विल बी बेस्ट फॉर द अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जो बेस्ट तरीके से अचीव कर सके, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन कब होता है, सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस, सिलेक्शन एक प्रोसेस के थ्रू होता है, विच इन्वॉल्व्स स्टेप्स लाइक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। भाई हमने उनका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करवाया, टेस्ट लिया, फिर उसके बाद जो है उनका हमने इंटरव्यू वगैरह करवाया, मेडिकल लिया, मतलब डिफरेंट, हम अपने पोस्ट के हिसाब से उनका क्या करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं, मेडिकल की ज़रूरत है तो मेडिकल भी उनका हम करवाते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। और जो सिलेक्शन में सबसे खराब प्रोसेस होता है, सर्व्स टू पर्पस, दो पर्पस हमारे सर्व करता है। सबसे पहले क्या, इट इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट आउट ऑफ वेरियस एप्लीकेंट। भाई हमने रिक्रूटमेंट निकाला, कई सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिया, अब हम उसमें से क्या करेंगे, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या हमारा पर्पस होता है कि हम इन्हेंस कर सकें सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दो सेलेक्टेड एंड कन्वेज टू देम द सीरियसनेस विद विच द थिंग आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हम उनको ये बता सकें हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस गोल पर काम कर रहा है, और उसको अचीव करने के लिए हम उनको क्या कर सकते हैं, सेल्फ एस्टीम उनके अंदर इन्हेंस कर सकते हैं। और एप्लीकेंट्स हु क्रॉस ऑल द हर्डल्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस आर ऑफर्ड अ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो सारे सिलेक्शन प्रोसेस को, मतलब कि रिटन, इंटरव्यू और मेडिकल, ये सब कुछ क्वालिफाई कर लेता है, उससे क्या मिलता है, आपका जॉब मिलता है ना। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन उसके बाद है, भाई सिलेक्शन कर लिया, अब से सारे हर्डल पास कर लिया, एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे और उसका हम ओरिएंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्लेसमेंट जो होता है आपका क्या होता है, असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब टू द कैंडिडेट, मतलब कि जो भी हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया था कि हमको ये चाहिए, अब हम उनको क्या करते हैं, स्पेसिफिक जॉब उस पर्टिकुलर फील्ड में देते हैं और सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर प्लेसमेंट एम्प्लॉयज़ नीड इंडक्शन और ओरिएंटेशन। भाई प्लेसमेंट होने के बाद उनको इंडक्शन चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, भाई नया नया ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लोग कैसे हैं, कौन किस पद पर है, सबसे मिलवाना, उनका इंट्रोडक्शन करवाना। ये ओरिएंटेशन में क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू द अदर एम्प्लॉय एंड फैमिलराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ओरिएंटेशन में ये बताना कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कौन कौन यहाँ पे काम कर रहा है। आप अपने कोलीग्स के साथ, आप अपने मैनेजमेंट के साथ क्या हो जाइए, फैमिलियर हो जाइए, उनको जान लीजिए, आपको लोग जान जाएं, ठीक है। और एम्प्लॉय जो है वो ब्रीफ प्रेजेंटेशन देता है कंपनी के बारे में, जो भी वहाँ का कंपनी का मालिक होगा वो जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करेगा वो क्या देगा कंपनी के बारे में, एंड इज इंट्रोड्यूस्ड हिज सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट एंड द कोलीग्स। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनका ट्रेनिंग किया जाता है। डेवलपमेंट कभी कभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, कभी कभी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। पहले उनको ट्रेनिंग करके कंपनी में लाया जाता है, कभी कभार क्या होता है कंपनी में वो काम करते करते ही ट्रेनिंग हो जाती है उनकी। यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इंप्रूव होता है उनका नॉलेज एंड स्किल एंड बट ऑल्सो इंप्रूव देयर कॉम्पिटेंस फॉर करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ भी उनका होता है। भाई अगर काम आप करते रहेंगे तो आपका करियर ग्रोथ होगा ही होगा। एंड इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट मोर to the organization effectiveness and efficiency।
ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस के लिए, एफिशिएंसी के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो कैसे काम करेंगे। ट्रेनिंग में यही बताया जाता है कि आप हमारे कंपनी का प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं, सम इंस्टीट्यूट जो उससे टाई अप होते हैं, जो उनको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, फिर वो उनकी कंपनी के लायक बन जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे बैंकिंग कंपनीज क्या करते हैं, सिलेक्शन के बाद रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बाद फिर उनको प्लेसमेंट देते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं और उसके बाद उनको ट्रेनिंग में भेज देते हैं। जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैंकिंग का पूरा उनको प्रोफॉर्मा समझाते हैं, ट्रेन करते हैं और फिर वो बैंकिंग के लायक बन जाते हैं। ठीक है, इस 5 स्टेप्स के अलावा अब क्या है, जब से HRD आ गया, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आ गया, तब से 3 और स्टेप्स आ गए हैं। किसमें? आपके स्टाफिंग में। स्टाफिंग में 6वां स्टेप क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। भाई वो जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको अप्रेज करिए, उसको क्या करिए, सिस्टमैटिक इवोल्यूशन होता है कि आप हमारा एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय क्या बेस्ट तरीके में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इसमें क्या करता है, स्टैंडर्ड आर मेड टू नोन द एम्प्लॉयज़ इन एडवांस एंड सुपीरियर इज टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन देयर परफॉर्म। जो उनके सुपीरियर होते हैं वो बताते हैं कि बंदा काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कि जो भी हमारे नॉर्म्स हैं फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय वो उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, इसमें हम इसको मेज़र करते हैं। एंड द एम इज़ टू डिटरमिन पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर बेटर असाइनमेंट एंड प्रमोशन एंड ट्रांसफर। भाई यही अप्रेजल ही, परफॉर्मेंस ही क्या डिपेंड करता है, एम्प्लॉय के प्रमोशन और ट्रांसफ़र पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, अगर बढ़िया काम कर रहे हैं तो प्रमोशन और ट्रांसफर मिलता रहेगा, नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रमोशन और ट्रांसफर मिलना मुश्किल होता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव सम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ अप्रेजिंग देयर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। कुछ जगहों पे फॉर्मल तरीका यूज़ किया जाता है, कुछ जगहों पे इनफॉर्मल तरीका भी यूज किया जाता है। ठीक है, एंड द प्रोसेस परफॉर्मेंस अप्रेजल विल इंक्लूड डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, मतलब फीडबैक देना और अप्रेज करना उनके परफॉर्मेंस को, डिफाइन करना जॉब को, मतलब ये सारी चीज़ें इस स्टेप में किया जाता है स्टाफिंग के। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। यहाँ पर भाई अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। एडवांस में जो है एम्प्लॉय को मैनेजमेंट में हायरार्की मिलेगी। भाई बेस्ट, अब जो है आप लोअर लेवल पे थे, अब आप मिडिल लेवल में आ गए, फिर आपको प्रमोशन मिला तो आप टॉप लेवल में आ गए, तो ये क्या है, प्रमोशन मिलता है। किस हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से। और ये जो प्रमोशन मिलता है इससे क्या बनता है, प्रेस्टीज मिलती है, पे भी ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा मिलता है, स्टेटस मिलता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा आ जाती हैं। हाँ, लेकिन प्रेस्टीज जो होता है इसी के लिए लोग प्रमोशन लेते हैं। ठीक है भाई, हमारा प्रेस्टीज है इसलिए हम प्रमोशन ले रहे हैं। नाउ कॉम्पनसेशन भी अब किस में आता है, आपका स्टाफिंग में आता है कि हम जो है डायरेक्ट पेमेंट करेंगे कि इनडायरेक्ट पेमेंट करेंगे। कॉम्पनसेशन 2 तरह का होता है, एक होता है कॉम्पनसेशन इन कैश, एक होता है कॉम्पनसेशन इन काइंड। कॉम्पनसेशन इन कैश का मतलब क्या, हाथ में पैसा ले लीजिए, कैश में बैंक अकाउंट में पैसा ले लीजिए। और कॉम्पनसेशन इन काइंड का मतलब क्या, जैसे कि हाउस अलाउंस दे दिया मैंने, घर का खर्चा दे दिया, फ्री में कार आने जाने के लिए दे दिया, बच्चों की फीस दे दिया, बिजली का बिल दे दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पैसा हमने नहीं पे किया, मेरे बिहाफ पर कंपनी ने पे किया, तो जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पनसेशन इन काइंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉम्पनसेशन जो होता है एक पॉलिसी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बढ़िया बनाती है कि और अदर कंपनी से हमने ज़्यादा पे कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो है एम्प्लॉयज़ रुके रहे हैं। तो ये भी किस में आता है, स्टाफिंग के प्रोसेस में ही आता है। और सर्टेन पे प्लान्स कैन बी क्रिएटेड विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम बेस्ड पे, बहुत सारे टाइम बेस्ड पे भी होते हैं, 1 घंटे का इतना रुपये, 2 घंटे काम करोगे इतना। बहुत सारे लोग होते हैं यूनिट पे करते हैं कि 10 यूनिट बनाओगे तो इतना पे करेंगे, 20 यूनिट बनाओगे इतना पे करेंगे। कुछ लोग मंथली पे करते हैं, एनुअली पे करते हैं, वीकली पे करते हैं, मतलब कि जिस भी हिसाब से पे करें। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट को कहते हैं कॉम्पनसेशन इन कैश और इनडायरेक्ट पेमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्पनसेशन इन काइंड कहते हैं।